हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम पॉलिटी। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं, आज के टाइम में बहुत एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए पॉलिटी कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सब पर चर्चा करते चलेंगे। और सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे से कंप्लीट हो जाएंगे। पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ है, कंप्लीट सीरीज़ है। इसके 3 से 4 पार्ट आएंगे जिसमें हम कंप्लीट पॉलिटी को कवर करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ छोड़ेंगे नहीं, सबको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो देखो, शुरू करते हैं सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कि संविधान होता क्या है और राज्य व्यवस्था क्या होती है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। यानी कि शासन जो चलाया जाएगा संविधान के हिसाब से चलाया जाएगा। तो हर एक देश का शासन संविधान के हिसाब से चलाया जाता है। कुछ देश में लिखित संविधान होते हैं, कुछ में अलिखित संविधान होते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि हर एक बात में क्वेश्चन छुपा हुआ मिलेगा। अब इसी के बाद फिर हम देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या होती है। राज्य व्यवस्था, संविधान जो है वो सैद्धांतिक स्वरूप है। संविधान सैद्धांतिक स्वरूप है, जबकि राज्य व्यवस्था व्यवहारिक है। व्यवहार में जो राज्य व्यवस्था यूज़ होती है, संविधान एक सिद्धांत है जिसके आधार पर शासन चलाया जाता है। ठीक है, अब हम संविधान को तोड़ेंगे कि किस तरीके से संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, सबको डिस्कस करेंगे। संविधान में 22 भाग हैं और उन 22 भागों में, संविधान में 22 भाग हैं, 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं और 395 अनुच्छेद जो हैं उन एक एक अनुच्छेद के अंदर क्लोज, कुछ अनुच्छेद में क्लोज हैं और कुछ में क्लोज के बाद फिर सब क्लोज भी हैं। अब ये क्लोज क्या होता है, सब क्लोज क्या होता है, एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, क्योंकि 19 में 6 आर्टिकल और 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। तो जिसमें 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, फिर 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी, इसी तरीके से फिर इसी तरीके से क्लोज है 39 क्लोज ए। ठीक है, सबको ऐसे देखते चलेंगे। अब हमारे संविधान में अनुसूचियाँ होती हैं। जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। संविधान बनने के टाइम पे सूचियाँ थीं 8, लेकिन फिर बाद में ये बढ़ते बढ़ते 12 हो गई हैं। ठीक है, तो अब जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, सबको हम देखते चलेंगे क्योंकि हर एक अनुसूची से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम, क्योंकि पूरी अनुसूची नहीं पढ़ेंगे, केवल छोटी छोटी चीज़ें हम देखेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाए। तो पहली अनुसूची में संघ यानी कि देश के नाम और उसके न्याय क्षेत्र, जितने भी देश के क्षेत्र हैं और नाम है, उस सब का डिटेल्स जो दी हुई है वो अनुसूची 1 में दी हुई है। दूसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते दिए हैं। और तीसरी अनुसूची में जितने भी भारत के पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, वो शपथ कैसे लेते हैं उससे रिलेटेड जानकारी दी हुई है। अनुसूची 4 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में जो सीटें मिलती हैं उससे रिलेटेड जानकारी दी हुई है। अनुसूची 5 में जो है SC और ST जो क्षेत्र हैं जितने भी, उनमें किस तरीके का प्रशासन चलाया जाता है, ये डिटेल दी हुई है। अनुसूची 6 में अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों में, राज्य जनजातीय राज्य हैं, इनमें कैसे कैसे प्रशासन चलाया जाता है। ये है मैंने AMTM शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप देख लेना। अब अनुसूची 7 में जो है केंद्र राज्य संबंध दिए हुए हैं, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची 97 थी, अब है 100 सब्जेक्ट जो है वो संघ सूची में है। पहला 97 थे। राज्य सूची के जो विषय थे 66 थे, अब 61 है, क्योंकि इसके हटा के उसमें पहुँचा दिए संघ वाली में। अब समवर्ती सूची में 47 थे, अब जो है 52 है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं।
अब इसके बाद अनुसूची 8 में जो है कितनी भाषाएं हैं, वो 22 भाषाएं हैं। पूछेगा अनुसूची 8 में क्या है, भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अनुसूची 9 में भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन दिया गया है। फिर अनुसूची 10 में दल बदल का कानून दिया गया है, जो 52 में संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। उसके बाद पूछेगा अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो प्रावधान जोड़े गए हैं अनुसूची 12 में जोड़े गए। 73 में संविधान संशोधन 1992, इसमें 29 विषय होते हैं। ये भी हमें चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि इन्हीं से भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद है अनुसूची 12 में नगर पालिका, इसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। इसमें 18 विषय हैं। उसमें कितने हैं, 29 विषय, और इसमें कितने, 18 विषय। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद है संविधान की व्याख्या। संविधान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें संविधान का दर्शन 1/3 भाग में होता है, और संविधान का सरकार का गठन आधे संविधान में सरकार के गठन से रिलेटेड जानकारी है, और 15 से 20% में विविध, जैसे नागरिकता, पंचायत, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अब सरकार क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। सरकार वह संस्था है जो शासन चलाने का काम करती है। अब इसमें होता है कौन कौन है, विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है, सिर्फ कानून बनाने का काम होता है। कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम होता है, और न्यायपालिका विवाद का निपटारा करती है और न्याय करती है। ठीक है, विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका न्याय करती है, यह विवाद का निपटारा करती है। अब कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका में तुम्हारे मंत्रीगण आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद आ जाएंगे, ये अस्थायी होती है, परमानेंट नहीं होती। अब प्रशासनिक कार्यपालिका में तुम्हारे अधिकारी और नौकरशाही आ जाएगी, ये स्थायी और होती है, परमानेंट होती है। अब इसमें कार्यपालिका स्टेट पे और दोनों हम देखेंगे। कार्यपालिका विधायिका ये हो गया राज्य, केंद्र में होती है संसद, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में होती है राज्य का विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। और कार्यपालिका में कौन कौन आएगा तुम्हारा, राष्ट्रपति भी कार्यपालिका में, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय सेवा जैसे यूपीएससी, ये कार्यपालिका होती है। अब स्टेट में क्या होगा, इसमें राज्य की मंत्रिपरिषद, सीएम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। न्यायपालिका में तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये होती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और लोग ये गलत होते हैं, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना से। अब देखो, संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हर एक पेपर में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। प्रस्तावना संविधान के लिए एक आमुख या भूमिका है, जिसमें संविधान के उद्देश्य एवं आदर्श, शासन प्रणाली, स्वरूप को लागू करने तथा तिथि का उल्लेख होता है। अब ये जो है छोटी सी बात हो गई। अब इसके बाद संविधान 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा और कब रखा, तो 13 दिसंबर 1946 को किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू रखा और 13 दिसंबर को रखा, ये हमें ध्यान रखना। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। प्रस्तावना नेहरू ने दी है, संकल्प कहाँ का, यूएसए का, और इसमें लैंग्वेज कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। ये चीज़ें ध्यान रखने की, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं हाईलाइट करता चलूँगा और उसी हिसाब से फिर बढ़ते चलेंगे। अब ये है प्रस्तावना पूरी लिखी हुई। देखो, वैसे सब हर एक स्टूडेंट को प्रस्तावना याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।
अब इन तीनों शब्दों का मतलब हम देखेंगे। इन तीनों शब्दों को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत स्वीकार करना, अधिनियमित लागू करना और आत्मर्पित देश को सौंपना। अब जो है इसमें एक दिए 26 नवंबर 1949, यानी कि संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, लेकिन पूरा लागू नहीं हुआ था। इसकी कुछ चीज़ें लागू हो गई थी, कुछ पार्ट, और कुछ नहीं हुआ था। अब प्रस्तावना की जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो हम सब देखेंगे। प्रस्तावना की प्रमुख बातें। सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत मतलब सत्ता का स्रोत किसके हाथ में? तो जनता के हाथ में। जनता, लोक प्रभुता है। अब फिर है सत्ता का स्वरूप। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह है सत्ता का स्वरूप। सरकार का जो स्वरूप है ये रहेगा। सरकार जब भी कोई काम करेगी तो इस चीज़ को देखते हुए काम करेगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि अपने आंतरिक मामलों में जो भारत है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है अपने आंतरिक मामलों में भारत अपने आप कोई भी निर्णय ले सकता है, किसी के लिए पाबंद नहीं है। समाजवादी, संपत्ति का समाजीकरण का रूप है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य धर्म विहीन होगा। लोकतंत्रात्मक का मतलब है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। गणराज्य का मतलब है जहाँ राज्य का प्रमुख वंशगत ना हो, राज्य का प्रमुख जो है वंशगत ना हो। अब फिर है इसके बाद सत्ता का उद्देश्य। सत्ता के उद्देश्य में क्या दिया है? न्याय। अब इसमें देखो काम की चीज़ ये है कि न्याय, इसमें कितने तरह का न्याय दिया हुआ है। यहाँ पर न्याय है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें जो है हमें 3 तरीके का न्याय दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये क्वेश्चन आता है, पूछता है कितने तरह का न्याय दिया हुआ है प्रस्तावना में, तो 3 तरह का। फिर पूछेगा स्वतंत्रता कितने तरह की दी हुई है, तो स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 1 2 3 4 5 तरह की, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तरह की स्वतंत्रता दी हुई है। ठीक है। फिर प्रतिष्ठा और समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 तरह की समता दी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमें छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, कुछ केस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जामों में, जगह जगह एग्जामों में इनको पूछता है और इनके स्टेटमेंट देता है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, ये एक मुद्दा है। तो प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, ये भी एक मुद्दा है। अब इसके लिए एक केस हुआ था, बेरुवाड़ी वाद 1960। इसमें बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया सकता। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया सकता क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें बोला गया। ठीक है। अब इसके बाद आता है केशवानंद भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1973। इस केस में जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया है। बहुत एग्जाम में पूछता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि किस केस में दिया गया, तो केशवानंद भारती केस में। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है और कहा गया है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर एक केस हो जाता है मिनर्वा मिल्स केस। बहुत इंपॉर्टेंट जो केस हैं वही मैंने लिखे हैं। मिनर्वा मिल्स केस में भी यही माना गया है कि संशोधन किया जा सकता है और संविधान का भाग है। फिर LIC वर्तमान स्थिति ये है, अब कुल मिला के बात ये है कि वर्तमान में ये है कि संविधान का भाग है और संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका मूल ढांचा जो है, मूल ढांचे का सिद्धांत बोलते हैं इसको, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है, तो हाँ, एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976। कुछ हटाया नहीं गया बल्कि जोड़ा गया। इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, कुछ घटाया नहीं गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रस्तावना में इतना ही कुछ है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। वैसे तो बहुत बड़े पार्ट है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो बस यही चीज़ें हमें देखनी है। इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों के द्वारा व्यक्ति के मौलिक, भौतिक एवं नैतिक विकास संभव है। अब देखो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। संविधान में कहाँ है? भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, 12 से 35 तक दिया हुआ है। मौलिक अधिकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त है।
अब उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। निलंबन केवल विशेष प्रक्रिया से, संविधान के संशोधन विशेष प्रक्रिया संशोधन सदैव विशेष बहुमत से। विलंबन जो होगा मतलब जब भी हटाएगा तो विशेष प्रक्रिया, जब कभी कोई दिक्कत आएगी देश में आपातकाल वगैरह का, वो आगे देखेंगे। और संशोधन जो है इसमें विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत है, मैं बहुमत भी आगे तो मैं बताऊंगा क्या होते हैं। 3-4 तरह के बहुमत होते हैं, सबको देखेंगे। अब अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार हैं 6 अधिकार हैं। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 तक। अब देखो हम एक एक चीज़ को देखेंगे, एक एक आर्टिकल को देखेंगे। इसमें अब तुम सोच रहे होगे कि आर्टिकल 12 और 13 क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर दिया है आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं, तो इसमें 12 क्यों नहीं दिया। 12 में केवल राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है? संघ की संसद, विधानमंडल, स्थानीय संस्था या सरकारी शक्ति प्रयोग करने वाला कोई भी तंत्र या व्यक्ति, उसको बोलते हैं राज्य। अब 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों का संशोधन से रिलेटेड कानून है। मौलिक अधिकारों में संशोधन, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। ठीक है, संशोधन नहीं है। अब केस आया इसके लिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसमें बोला कि फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं। फिर एक केस आया सज्जन सिंह, ये केस इंपॉर्टेंट होते हैं। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, यस संशोधन कर सकते हैं। फिर आया है केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, नहीं, न्यायालय ने कहा संसद फंडामेंटल राइट चेंज नहीं कर सकती। फिर इसके बाद आया इस सिद्धांत को भविष्य लक्ष्मी सिद्धांत का, अध्यारोपण का सिद्धांत कहा गया इस गोलकनाथ वाले। फिर इसके बाद आया 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, फंडामेंटल राइट में चेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आया, संशोधन कह सकता है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। बेसिक स्ट्रक्चर, ये याद रखने वाली चीज़ है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आर्टिकल 14 देखते हैं। देखो आर्टिकल 14 देखेंगे, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, जिसका मतलब है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता है और कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, ये नकारात्मक अवधारणा है। विशेषाधिकार यानी कि सबल को विशेषाधिकार और निर्बल को सकारात्मकता, यानी कि विशेषाधिकार नहीं होगा इसमें। और कानूनों का समान संरक्षण सकारात्मक अवधारणा है। आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है? 15 में दिया गया है राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, निवास, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का मतलब मैंने भी तुम्हें बताया परिभाषा में, राज्य से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अपवाद भेदभाव कर सकते हैं कहाँ पर? इन 5 चीज़ों में भेदभाव कर सकते हैं। महिला, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ, महिला, बच्चा, SC ST और दुर्बल वर्ग भेदभाव कर सकते हैं। इनके होने पर किसी और के साथ भेदभाव कर सकते हैं। अब इसके बाद 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा 15 क्लोज 5 जोड़ा गया। आर्टिकल 15, देखो ये क्लोज 15 क्लोज 5, 15 क्लोज 5 जोड़ा गया। राज्य शिक्षा संस्थानों में निजी सहित पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। निजी विद्यालय सहित पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका एकमात्र अपवाद अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होगी। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में राज्य नहीं कर सकता, बाकी में कर सकता है। भारत में आरक्षण ये आर्टिकल 15 से रिलेटेड होते हैं, जितने भी आरक्षण वगैरह सब होते हैं। राजनीतिक संस्था में, सेवाओं में और शिक्षा संस्था में। अब इसमें दिया हुआ है संसद ने उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया।
और पिछड़े वर्गों को केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित कर दी। केस आया इसके बाद एक केस अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008। इसमें न्यायालय ने 15 क्लोज 5 को सही ठहराया, मतलब 15 क्लोज 5 जो जोड़ा था, न्यायालय ने बोला कि ठीक है, हम आरक्षण दे सकती है सरकार। तो इसलिए ये वाला आरक्षण 27% लागू है ओबीसी के लिए। आज भी आप देखोगे हर जगह 27% आरक्षण होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 16 जो है अब आपको आगे सरकारी नौकरी से रिलेटेड। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। राज्य के अधीन सरकारी नौकरी में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता होगी और नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, निवास स्थान की उत्पत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके 3 अपवाद हैं। अब इसमें 3 अपवाद क्या क्या हैं? संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र विशेष के निवासी को उस क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। जिस क्षेत्र में रोजगार है वहीं के लोगों को, मान लो 1% ऐसा हो कि वहाँ के लोगों की लैंग्वेज अलग हो और हम किसी दूसरे लोगों को भेज दे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं। किसी धर्म विशेष से संबंधित पद धर्म विशेष के लिए आरक्षित कर सकते हैं। देखो ये भी वही बात हुई कि मान लो किसी मंदिर में पुजारी या मस्जिद में किसी इमाम की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे उसी धर्म के लोगों को लगाया जाएगा। नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकती है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, ये सब चीज़ मैं बताता हूँ। क्या प्रावधान है? कालेल आयोग 1953 कालेल आयोग कब बना? 1953 में बना। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मंडल आयोग के द्वारा बनाया गया। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। पिछड़ा कौन है? इनके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि पिछड़ा कौन? जाति। तो बहुत सारी जातियों की लिस्ट बनाई। ओबीसी तथा लोगों ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की बात की। 1990 में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। ठीक है, मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू हुई? 1990 में वीपी सिंह ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम? आर्टिकल 17 में क्या है? सॉरी हाँ, आर्टिकल 17 में क्या है? विधि के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, किसी को गाली देना, जाति सूचक शब्द बोलना, ये सब अस्पृश्यता होती है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया है। 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण कर दिया। अर्थ कानून के अनुसार अस्पृश्यता का अर्थ है अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को उसकी जाति के प्रति अपमान करना, जैसे जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना, सार्वजनिक वाहन में बैठने से इनकार करना, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, बार्बर द्वारा बाल काटने से इनकार करना, आटा चक्की पर अनाज पीसने से इनकार करना, तालाब, घाट, पार्क, कुएं आदि का प्रयोग से रोकना। इस पे सज़ा कितनी है? अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो इसके लिए कितनी सज़ा है? यदि अपराधी पहली बार अपराध किया जाए तो 1 माह से 6 माह तक का कारावास अथवा या एवं इसमें से कुछ भी कर सकती है। 100 से 500 रुपये का जुर्माना दे सकती है, या फिर ये कर सकती है, दोनों भी कर सकती है अदालत, वो कोर्ट तय करेगा। दूसरी बार में 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास या 200 से 500 रुपये जुर्माना हुआ। और तीसरी बार में अगर वही व्यक्ति उसी अपराध को तीसरी बार करता है तो 1 से 2 साल तक की सज़ा, कारावास और 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। ठीक है, अब इसके बाद चौथी बार भी करे, अब इतना तो नहीं करे होगा लेकिन करे उसके बाद भी, लेकिन उसके लिए भी कानून है कि तीसरी वाली सज़ा लगातार मिलती रहेगी। अब 1989 SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, इसमें 22 कार्यों को SC/ST के विरुद्ध अत्याचार माना गया और ऐसे अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया। ऐसे अपराधों को 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया और
अपराधों की संख्या, अत्याचार की संख्या 22 से बढ़ाकर 47 कर दी। अब जो है 47 मामलों में ऐसी चीज़ें हैं इसमें, और इन मामलों में शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अदालत के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 18 उपाधियों का निषेध। भारतीय नागरिक विदेशी नागरिक से उपाधि नहीं ले सकता, राज्य उपाधि नहीं देगा। अपवाद शैक्षिक और सैनिक उपाधि ले सकता है, बस राज्य शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकते हैं, बाकी उपाधि नहीं दे सकते। ठीक है, बस यही देखना है इंदिरा। चलो इसको छोड़ो, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। आर्टिकल 19 देखते हैं, 18 पे आ गए थे। आर्टिकल 19 देखते हैं। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में 6 अधिकार टोटल दिए गए हैं। 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, ये होता सब क्लोज। 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। फिर 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी संगठन एवं सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। फिर 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई भारत में कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। फिर 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी छोड़ दिया हमने, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, और ई में है कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। अब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता। केस इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसने 1985 में भारत सरकार के ऊपर केस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। हेट स्पीच प्रेस। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ राष्ट्र ध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के केस में न्यायालय ने बोला है कि राष्ट्र ध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 20 अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, इसमें 2 क्लोज हैं। 20 क्लोज 1 किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और उसे कानून में प्रस्तावित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। फिर इसके बाद है 20 क्लोज 2 किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। फिर है 20 क्लोज 3 किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अपने खुद के लिए ही गवाही देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकती किसी से। ठीक है, अब इसके बाद आता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार। किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसमें एक केस आया AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। न्यायालय ने जीवन के अधिकार को केवल जीवित रहना माना है, जीवित रहना। फिर इसके बाद आता है मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार 1978 में एक केस आया है ये। चलो आज हम क्लास को यहीं छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसको कल करते हैं। चलो ठीक है दोस्तों।